नमस्कार मित्रों। आज हम लोग वाणिज्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। आगामी भर्ती परीक्षा यूपी टीजीटी और पीजीटी तथा एएसओ के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, भारतीय लेखांकन मानक परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। भारतीय लेखांकन मानक परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो मित्रों, भारतीय लेखांकन मानक परिषद एएसबी की स्थापना वर्ष 1970 में हुई थी। भारतीय लेखांकन बोर्ड एएसबी भारतीय लेखांकन मानकों को तैयार करते समय अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों आईएस, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों आईएफआरएस का ध्यान रखता है तथा देश में लागू कानूनों, रिवाजों, प्रयोग तथा व्यावसायिक वातावरण के प्रकाश में एकीकृत करने की कोशिश करता है। तो भारतीय लेखांकन मानक परिषद की जो स्थापना की गई वो 1970 में की गई। तो मित्रों, इसका ऑप्शन डी सही है। मित्रों, दूसरा प्रश्न, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। मित्रों, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट पेशेवर आकेक्षण के श्रेणी में आते हैं, जबकि नियंत्रण और महालेखा जो होते हैं वो सरकारी आकेक्षण होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, पेशेवर आकेक्षण। सरकारी आकेक्षण मैंने बताया कि वो नियंत्रण और महालेखा परीक्षण करते हैं। मित्रों, तीसरा प्रश्न है, व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन कहलाता है। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन कहलाता है पूंजी, माल, संपत्ति या भवन। तो मित्रों, जो व्यापार के मालिक द्वारा धन लगाया जाता है उसे हम कहते हैं पूंजी। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। तो मित्रों, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ए, पूंजी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मित्रों, इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन पूछा गया है, लेखांकन समीकरण। लेखांकन समीकरण द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है। इसे अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यावसायिक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं। तो मित्रों, आपको मालूम है दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इसलिए संपत्ति और दायित्व का योग बराबर होना चाहिए। तो इसलिए जो इसका समीकरण होगा वो होगा पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व। तो इसका जो है वो बी सही होगा, पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व। अगला प्रश्न है मित्रों, पूंजी खाता कौन सा खाता है? व्यक्तिगत, वास्तविक, अवास्तविक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसे कि मित्रों हम जानते हैं कि खाते तीन प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, वास्तविक और अवास्तविक। तो पूंजी खाता कैसे है? तो पूंजी खाता जो है वो व्यक्तिगत खाता है। अब क्यों व्यक्तिगत खाता है? क्योंकि हमें मालूम है कि व्यक्तिगत खाते में जैसे राम का खाता, सीता का खाता या किसी कंपनी विशेष का खाता आता है, तो पूंजी भी जो होता है वो व्यक्तिगत खाता होता है। क्यों? सभी लेनदार तथा देनदारों के खाते व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आते हैं। इस दृष्टि से पूंजी खाता तथा आहरण खाता भी व्यक्तिगत खाता होता है। इसलिए कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग अकाउंट, बोथ अकाउंट जो होंगे वो पर्सनल या व्यक्तिगत खाता कहलाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य लेखांकन का नहीं है? लाभ अधिक लाभ अधिकतरीकरण या वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना या व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना या अभिलेखों की व्यवस्थित करना। तो मित्रों, समानता लेखांकन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को संपन्न किया जाता है, जैसे वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना,
व्यवसाय की संपत्ति की रक्षा करना, अभिलेखों को व्यवस्थित करना, पुस्तपालन की गणितीय संबंधी त्रुटियों का पता लगाना, खाता बही की सहायता व तलपट बनाना, वर्ष के अंत में वित्तीय विवरण तैयार करना। तो मित्रों जो होगा इसका जो होगा लेखांकन का जो कार्य है वह वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना भी है, व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा भी करना है और लेखों की व्यवस्था भी करना है। तो इसलिए जो होगा उसका ए आंसर होगा, क्योंकि लेखांकन का काम जो है लाभ का अधिकतम करना नहीं है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक माना जाता है। तो ये मित्रों बहुत सरल प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। तो हमारे आधुनिक लेखांकन प्रणाली के जनक जो हैं वो लुकास पैसियोली जी हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्कर अकाउंट्स ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय स्थित है। द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया का कार्यालय स्थित है दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में या कोलकाता में। तो मित्रों द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंट ऑफ इंडिया ICWA का प्रधान कार्यालय कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 28 मई 1959 में हुई थी, इसलिए इसका विकल्प डी सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा लेखांकन का कार्य नहीं है? व्यवस्थित अभिलेख रखना, व्यवसाय की परिसंपत्तियों की सुरक्षित रखना, परिणामों को अधिकतम करना, कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना। निम्नलिखित में कौन सा लेखांकन का कार्य नहीं है? तो मित्रों इसका जो है वो आंसर जो होगा व्यवस्थित अभिलेख रखना सही है, व्यवसाय की परिसंपत्ति को सुरक्षित रखना ये भी ठीक है, परिणामों की अधिकतम करना, कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना। तो मित्रों इसका जो है प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सी सही होगा, परिणामों का अधिकतम करना। परिणामों का अधिकतम करना लेखांकन का कार्य नहीं है, बाकी तीनों है। पूर्वदत्त बीमा खाता है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इस, तभी जैसे हमने पूंजी खाता देखा वो एक व्यक्तिगत खाता है। तो पूर्वदत्त बीमा खाता क्या है? पूर्वदत्त बीमा खाता एक संपत्ति खाता है। तो संपत्ति खाता हमें मालूम है वो एक संपत्ति है। पूर्वदत्त खाता जो आता है बैलेंस शीट में एसेट साइड में आता है, तो ये एक संपत्ति है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक चालू दायित्व में सन्निहित नहीं होता? देय बिल, संभव दायित्व, व्यापारिक लेनदार, ऋण पत्र पर आदत ब्याज। तो मित्रों चालू दायित्व या चालू संपत्ति बहुत बार प्रश्न ये पूछे गए हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा एक चालू दायित्व में सन्निहित नहीं है? मित्रों इसका उत्तर बताइए। निम्नलिखित में कौन सा एक चालू दायित्व में सन्निहित नहीं है? देय बिल, संभव दायित्व, व्यापारिक लेनदार, ऋण पत्रों या आदत ब्याज। तो चालू दायित्व पूछ रहे हैं। तो इसमें जो होगा वो हमारा कौन सा होगा आंसर? इसमें हमारा आंसर बी, संभव दायित्व, क्योंकि देय बिल, व्यापारिक लेनदार और ऋण पत्रों पर आदत ब्याज ये हमारा जो है चालू दायित्व कहलाता है।
स्वामी द्वारा अपने निजी उपयोग हेतु व्यवसाय से माल निकालने पर क्रेडिट किया जाएगा। बिक्री खाता, क्रय खाता, आपूर्तिकर्ता का खाता, राहतिया खाता। स्वामी द्वारा अपने निजी उपयोग हेतु व्यवसाय से माल निकालने पर क्रय खाता को क्रेडिट किया जाता है क्योंकि वो ड्राइंग कहलाता है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट होता है, इसलिए इसका आंसर जो है बी, क्रय खाता। कभी भी स्वामी द्वारा अपने निजी उपयोग हेतु व्यवसाय से माल निकाला जाएगा तो वो हमेशा जो है क्रेडिट किस में होगा, वो होगा परचेस अकाउंट में। अगर वो माल की जगह, गुड्स की जगह अगर वो कैश लेता है तो वो परचेस अकाउंट में नहीं होगा, बट अगर वो गुड्स जो है वो निकालता है ड्राइंग के रूप में तो वो हमेशा क्रय खाता या परचेस अकाउंट में जो है वो दिखाया जाएगा। लेखांकन है व्यापार की भाषा, व्यावसायिक सूचना का स्रोत, व्यावसायिक लेन देनों का लेखन, वर्गीकरण तथा संक्षिप्तीकरण या उपरोक्त सभी। अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समरिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन या ऑल ऑफ द अबव। तो मित्रों, लेखांकन व्यावसायिक लेन देनों का लेखन है, वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण है, इसलिए इसका जो है आंसर सी होगा कि व्यावसायिक लेन देनों का लेखन, वर्गीकरण तथा संक्षिप्तीकरण है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समरिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो इसका आंसर सी होगा। भारतीय लेखांकन मानक 10 का संबंध है राहतियों के मूल्यांकन से, सरकारी अनुदानों के लेखांकन से, ह्रास लेखांकन से या स्थिर संपत्तियों के लेखांकन से। मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा मानक पूछे जाते हैं। इसमें दिए हुए चारों ऑप्शन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे राहतिया का मूल्यांकन, ये कौन सा मानक में आता है? तो ये AS2 में आता है। राहतियों के मूल्यांकन किस में आता है? AS2। सरकारी अनुदानों के लेखांकन से तो ये आता है AS12 में, और ह्रास लेखांकन जो होता है वो AS6 से आता है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी सही होगा। जो है AS जो 10 है वो स्थिर संपत्तियों के लेखांकन से होता है। तो मित्रों, इसमें आप ये याद जरूर रखिएगा कि AS2 जो है वो राहतियों के मूल्यांकन से संबंधित है, AS12 जो है सरकारी अनुदानों के लेखांकन से, और AS6 जो है वो ह्रास लेखांकन से है। तो इसका उत्तर डी। लेखांकन की परिभाषा से उनके निम्नलिखित कार्य उभरते हैं: वर्गीकरण, निर्वचन, लेखा करना, संक्षिप्तीकरण, क्लासिफाइंग, इंटरप्रिएटिंग, रिकॉर्डिंग एंड समरिंग। ठीक है, तो ये चारों जो होते हैं वो लेखांकन की परिभाषा से उभरते हैं, पर पूछा गया है इनका सही क्रम क्या है। तो मित्रों, इसका जो सही क्रम होगा वो होगा, सबसे पहले हम लेखा करते हैं तो सबसे पहले लेखा करना, तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग आएगी, तो तीसरा सबसे पहले आएगा। फिर वर्गीकरण करते हैं, क्लासीफाइंग, फिर फर्स्ट आएगा। फिर उसके बाद संक्षिप्तीकरण करते हैं और फिर लास्ट में निर्वचन करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो कौन सा सही होगा, वो होगा आपका ए, 3 1 4 2। सबसे पहले लेखा करना, फिर वर्गीकरण करना, फिर संक्षिप्तीकरण करना, फिर निर्वचन करना। तो मित्रों, ये 15 प्रश्न जो हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं वाणिज्य के, उन्हें हमने देखा, समझा और जाना। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपने इन प्रश्नों को गौर से देखा होगा। धन्यवाद।